साथियों, आप सभी का स्वागत है 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको पुराने प्रश्न पत्र हल करवाए जाते हैं, तो उसी कड़ी में आज एक नया पेपर लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जो कि इस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपसे साझा करने वाले हैं। ये पेपर आरपीएससी द्वारा लिया गया था और डेट आपके सामने लिखी है 27 अगस्त 2022 को लिया गया था। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे ही अपने मुद्दे पे अपन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपके सामने रख दिया, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जो कि आपको दिखने में आसानी हो। अगर आप नए हो हमारे इस चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये सारी जो मेहनत है आपके लिए, ये तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो और ज़रूर आपको मेरे चैनल से पढ़ने से फ़ायदा होगा। तो बस आगे बढ़ते हैं, सीधा ही पहले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो पहला क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम कुल जनसंख्या का सही अवरोही क्रम क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सही अवरोही क्रम देखते हैं अपन, सही अवरोही क्रम क्या है, ठीक है। तो इसमें देखो जो सही अवरोही क्रम, इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, ऑप्शन नंबर 4 है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ना, वो किसकी जनसंख्या है, तो आपको पता होना चाहिए जयपुर की जनसंख्या कितनी, 66 लाख है, ठीक है। फिर जोधपुर की बात कर लूँ, उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला राजस्थान का जोधपुर है। कितनी है, 36 लाख। कितनी है, 36 लाख, लगभग मैं बता रहा हूँ मैं कंप्लीट। इसके अलावा अलवर की बता दूं मैं, तो फिर 36 लाख भी अलवर की है। और नागौर की बात कर ले तो 33 लाख है। और उदयपुर की बात कर ले तो 30 लाख है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको 4 जिले न्यूनतम जनसंख्या वाले बता देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से याद रहे। अगर अगला क्वेश्चन न्यूनतम वाला पूछ लिया जाए तो आप कर सको। तो सबसे पहले जैसलमेर की, राजस्थान में सबसे न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर की कितनी है, 6.69 लाख। उसके बाद आपका नंबर आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का कितना है, तो प्रतापगढ़ की मैं आपको बता देता हूँ कितना, 8.67 लाख, ठीक है। क्लियर हो गया। सिरोही की बात कर लेता हूँ तो 10 लाख, ठीक है। और बूंदी की बात कर लेता हूँ तो 11.10 लाख। और राजसमंद की बात करता हूँ तो 11.56 लाख है। अब देखो जनसंख्या जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो 50 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या रखता है, जयपुर। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से भी कम है, तो कौन से, एक तो आपका जैसलमेर हो जाएगा, एक आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा। इसके अलावा इनके इंपॉर्टेंट तथ्य मैं और बता देता हूँ जनसंख्या रिलेटेड। तो देखो, राजस्थान में भारत की जनसंख्या कुल कितना प्रतिशत लोग रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 5.66%। कितने लोग रहते हैं, 5.66%, ठीक है। राजस्थान देश का कुल कितने प्रतिशत में फैला हुआ, तो 10.41%, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, तो राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें 2 तथ्य आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान का वैसे जो स्थान है कौन सा है, तो वैसे जो स्थान है राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से देश में 8वां स्थान है। लेकिन तेलंगाना के गठन के पश्चात, जब 2014 में तेलंगाना नया राज्य बना, तब से 7वें नंबर पर हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं और बात कर लेता हूँ आपकी, तो भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है, आप सभी को पता है, 17.7। क्लियर। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राजस्थान की 10 की दर कितनी है, तो राजस्थान की जो 10 की दर है वो 21.30 है। कितनी है, 21.30%। तो 10 के वृद्धि दर में जो राजस्थान का स्थान है वो कौन सा है, तो 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, देखो भारत का लिंगानुपात 940 है, राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। लिंगानुपात के अनुसार राजस्थान का जो नंबर है भारत में वो 21वां नंबर है। कौन सा नंबर है, 21वां। और तेलंगाना के गठन के बाद की बात कर ले तो 22वां स्थान है। क्लियर हो गया आपका। अब इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो इसके अलावा मैं क्या करता हूँ भाई, राजस्थान कि जनघनत्व की बात कर ले तो भारत का जनघनत्व कितना, 382, जबकि राजस्थान का जनघनत्व कितना, 200। तो जनघनत्व के मामले में भारत के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो जो स्थान है वो कौन सा, 19वां स्थान है। कौन सा स्थान है भाई, 19वां स्थान है। पुरुष साक्षरता दर में 20वां स्थान है, जबकि महिला साक्षरता स्थान में 27वां स्थान है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट तथ्य जो मैंने आपसे शेयर कर लिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
तेजाजी देश के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजाजी देश के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गायों के, भेड़ों के, घोड़ों के और ऊँटों के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गायों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अब तेजाजी की अपन कुछ बात कर लेते हैं। तेजाजी का जो जन्म हुआ वो खडनाल नागौर में हुआ। कहाँ हुआ? खडनाल नागौर में, नागवंशीय जाट परिवार में हुआ। कब हुआ था? तो ये 1073 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इनके पिता का नाम ताहड़जी था, इनकी माता का नाम रामकुरी था, जबकि इनकी पत्नी का नाम पैमल दे था। आजकल मोस्ट एग्जाम में कभी तो माता पिता पूछे, कभी पत्नी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़जी जाट था, जबकि माता का नाम रामकुरी और पत्नी का नाम पैमल दे था। पत्नी का नाम क्या था? पैमल दे, आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तेजाजी की, तो तेजाजी को देखो गोरक्षक और गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि भाई गायों के मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तेजाजी को। और इन्हें काला बाला के देवता के रूप में भी पूजा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इन्होंने, तेजाजी ने क्या करा था भाई, लाछा गुजरी की जो गाय थी मेर के मीणाओं से छुड़वाने हेतु 1103 ईस्वी की बात है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि लाछा गुजरी का संबंध कौन से लोक देवता से? तेजाजी से। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इनके थान पर एक तो सांप और एक कुत्ता काटने पर जो जिनका इलाज किया जाता है, यानी जिनके सांप काटता है या कुत्ता काटता है उनका इलाज जो किया जाता है इनके थान पे किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब किसान खेत की बुआई करते हैं तो इनके गीत गाते गए। तेजाजी का जो गीत होता है उसे तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम? तेजा टेर गीत गाते हैं किसान जब बुआई करते हैं। इसके अलावा इनके मंदिर की बात कर लो तो सुरसुरा हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा, सेंद्रिया हो जाएगा, भावता हो जाएगा, ठीक है। और इनका जन्म स्थान खडनाल, वहाँ भी इनका मंदिर बना हुआ, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो नागौर जिले का जो परबतसर कस्बा है वहाँ तेजाजी का विशाल मेला लगता है। ये मेला कई बार पूछा गया, कई बार। बस इसकी तिथि आपको याद रखनी, बाकी सब तो आपको याद रहता है। तो तिथि क्या? भाद्रपद शुक्ल दशमी। अब भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही जोधपुर का खेजड़ली मेला भी लगता है, तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो तेजाजी की घोड़ी का नाम जो है लीलन या सिंगारी भी कहते हैं, उसे लीलन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो सांप के दर्द का जो इलाज होता है ना वो तेजाजी के भोंपे करते हैं, और उन भोंपों को क्या कहा जाता है? गोडला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोडला। ये तथ्य आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आबू पर्वत पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो राजस्थान में वनों की अपन कुछ बात कर ही लेते हैं। राजस्थान में कुल वनावरण कितना है? तो आपको याद रखना है। देखो मैं बता देता हूँ, 16,654.96। अगर लगभग में बात करो तो 16,655 कह दो आप, ठीक है, वर्ग मीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना। प्रतिशत की मैं अगर बात कर लेता हूँ तो प्रतिशत जो है भौगोलिक प्रतिशत 4.87% में फैला हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अन्य अपन बात कर लेते हैं। तो देखो राज्य में वनों और वृक्षों का जो आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 25,388 है। कितना है? 25,388 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.4% है। सर ये कैसे हुआ? तो मैं बता दूँ। वनावरण मैंने आपको बताया, वनावरण मैंने कितना बताया? 16,655 ये बताया मैंने। और इसके अलावा वृक्षावरण कितना है? तो 8,733। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 25,388 आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना? 4.87% आपका क्या हो गया? 4.8% आपका हो जाएगा का ये वनावरण, जबकि वृक्षावरण जो है 2.56 है। अब दोनों को ऐड करोगे तो 7.4% हो जाएगा आपका। क्लियर? अब अगली बात कर लेते हैं अपन। राजस्थान में 2019 के आकलन की तुलना में कुल वनावरण में जो वृद्धि हुई ना, ये पूछा जा सकता है। 25.45%। कितनी वृद्धि हुई? 25.45% वृद्धि हुई है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि राज्य के 19 जिलों में वनों में वृद्धि हुई है, 14 जिलों में वनों में कमी हुई है, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ, देखो आपको मैं बताता हूँ आज क्या बताता हूँ, बड़ा सा शानदार तथ्य मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो पहला अपन बात कर लेते हैं राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले। सर्वाधिक वाले की बात कर लेते हैं पहले अपन। देखो
मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से जो छोटी सी ट्रिक बताई थी मैंने, UAPB, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। क्लियर? ये ट्रिक आपको याद रखनी, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। आप ऑथेंटिक रिपोर्ट चेक कर लेना, कोई भी डाउट नहीं है। तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन कितना है, तो ये पहला आपको याद रखना, 27.53, यानी 2753.39 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। अलवर में बता दूं तो 1195 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। प्रतापगढ़ की बात कर ले तो 1033 किलोमीटर में फैला हुआ। बारां की बात कर ले तो 1010 किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो वन है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां में। अब मैं आपको न्यूनतम बता देता हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वन क्षेत्र। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, चूहा जोगा। देखो आप याद रखना, चूहा जोगा। ठीक है। चू से आपका चूरू हो जाएगा, हा से आपका हनुमान हो जाएगा, जो से आपका जोधपुर हो जाएगा, गा से आपका गंगानगर हो जाएगा। ठीक है। और न्यूनतम वन क्षेत्र जो है वो चूरू का कितना, बस ये आपको याद रखना, 77.69 सबसे कम। बाकी आपका कोई सा प्रतिशत नहीं पूछा जाएगा, चूरू का जरूर पूछा जाएगा जो मैंने बता दिया। फिर भी अगर आप याद रखना चाहो तो हनुमानगढ़ का 92.97 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जोधपुर का आपका जो है 109.25 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। गंगानगर का 115.09 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं प्रतिशत की दृष्टि से। देखो जिलों में भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम उसकी बात करते हैं। तो सर्वाधिक की बात कर लेते, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको हमेशा बताता हूँ। प्रतिशत आती है आपको यूपीएससी याद रखना। सर ये यूपीएससी क्या, एक छोटी सी ट्रिक है। यू से आपका उत्तर प्रदेश, पी से आपका प्रतापगढ़, एस से आपका सिरोही और सी से आपका करौली हो जाएगा। तो उदयपुर के अंदर कितना प्रतिशत है, तो 23.49%। राजस्थान का प्रतिशत के मामले में भी उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी राजस्थान में उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन है आपके। ठीक है। और लगभग प्रतापगढ़ में भी बराबर ही रेशियो है, 23.24 है। कितना है भाई, 23.24 है। सिरोही में 17.49 है। करौली में आपका 15.28 है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा न्यूनतम वन क्षेत्र की प्रतिशत के हिसाब से बात कर ले तो देखो एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको मैं बताता हूँ हमेशा, जोचू जेबी, जोचू जेबी। ठीक है, जोचू जेबी, ये आपको याद रखनी। जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर सबसे कम जो क्षेत्रफल है 0.48% ही वन पाए जाते हैं। कहाँ, जोधपुर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। चूरू की मैं बात कर लूँ तो 0.56%। चूरू में कितने पाए जाते हैं, 0.56%। जबकि जैसलमेर में 0.84% और बीकानेर में आपका 0.92%। 4 जिले ऐसे हैं जिनमें 1% वन भी नहीं पाया जाता। ये भी सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ शैली। कौन सी शैली, मेवाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली के बारे में अपन कुछ चर्चा करने से पहले राजस्थान की चित्रकला के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान की जो चित्र शैली है उसका सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, तो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किसने किया था, आपको याद रखना, आनंद कुमार स्वामी ने। उन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी जिसमें राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा था। इसके अलावा एक सवाल ये भी पूछा हुआ है कि राजस्थान चित्रशैली को विशुद्ध रूप से भारतीय है, ये किसने कहा था, तो ये जो कहा था विलियम लॉरेंस ने कहा था। याद रखना आपको, किसने कहा था, विलियम लॉरेंस ने कहा था। अब अपन बात कर लेते हैं मेवाड़ चित्रशैली की। देखो मेवाड़ चित्रशैली की बात करता हूँ तो अपन बात करते हैं मेवाड़ चित्रशैली की। ये राजस्थान चित्रकला की मूल शैली है। शैली का जो प्रारंभिक विकास माना जाता है वो कुंभा के काल को माना जाता है। कौन से काल को, कुंभा के काल को, महाराणा कुंभा के काल को। इस समय नसीरुद्दीन ने ढोलो मारू का चित्र बनाया था और इसी समय बारामासा का चित्रण भी हुआ था। जबकि मैं मेवाड़ चित्रशैली की स्वर्ण काल की बात कर लूँ तो जगत सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। भाई मेवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल है किनके काल को माना जाता है, जगत सिंह प्रथम। इनका जो कार्यकाल था 1628 से 52, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और शहाबुद्दीन नामक चित्रकार महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र भी
किया करते थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़ की ओबरी का निर्माण करवाया, जिसे तस्वीरों और कारखाना भी कहा जाता है। इसके अलावा और मैं बात कर लूँ तो सन 1260 और 61 ईस्वी की बात है, जब मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह, इनके काल में शैली का प्रथम चित्र श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो चित्र बनाया गया था, ठीक है, वो चित्रित किया गया था। और कहाँ चित्रित किया गया था, ये आपको याद रखना, आहड़ उदयपुर के अंदर। और इसका जो चित्रकार था ना, वो कौन था, कमलचंद। कौन था भाई, कमलचंद इसका चित्रकार था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ सन 1423 ईस्वी में कौन था, महाराणा मोकल के काल में एक चित्र चित्रित हुआ था, कौन सा, सुपार्श्व चरियम। सुपार्श्व चरियम या सुपार्श्वनाथ चरित्र के नाम से जाना जाता है। किसने चित्रित किया था, तो हीरानंद ने। ये आपको याद रखना। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कलीला दमना, ठीक है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद है कलीला दमना, जो कि एक रूपात्मक कहानी जिसमें राजा शेर और उसकी दो मंत्री गीदड़ यानी कलीला दमना का आपको वर्णन मिलता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लूनी बेसिन किस पारिस्थितिकी प्रदेश का भाग है, तो लूनी बेसिन जो भाग है, देखो अरावली का तो हो नहीं सकता, हाड़ौती का भी नहीं है, पूर्वी पठार का भी नहीं, मरुस्थल। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी जो बहती है वो मरुस्थल में बहती है। आपको पता उद्गम स्थल कहाँ से होता है, अजमेर के नागपाड़ से होता। नागपाड़ की ऊंचाई एग्जाम में पूछी हुई है, तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। 795 मीटर ऊंचा है नागपाड़। नागपाड़ अजमेर में पड़ता है, जहाँ से जब स्टार्ट होती है तो एक सागरमती नदी निकलती है, आगे जाके सरस्वती नदी मिलती है, फिर दोनों की धारा मिलने के बाद ये लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। लूनी नदी को आधी मीठी और आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लूनी नदी का जो पानी है बालोतरा के बाद उसका पानी क्या खारा हो जाता है। तो ये आपको याद रखना। एक बार सवाल यूँ पूछा था, देखो ऑप्शन में था कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो ऑप्शन लूनी सही था। एक बार सवाल ये पूछा था कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती, तब भी ऑप्शन लूनी नदी सही था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, लूनी नदी से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पचबदरा झील है, तो पचबदरा कौन सी झील आपको बताना है, ठीक है। तो पचबदरा एक खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखो खारे पानी की झीलों के बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखो सांबर खारे पानी की झील है, पचपदरा आपकी खारे पानी की झील है, डीडवाना खारे पानी की झील है, लूणकरण खारे पानी की झील है, फलोदी खारे पानी की झील है, कावोद खारे पानी की झील है, रेवासा खारे पानी की झील है, ताल छापर खारे पानी की झील है, कुचामन खारे पानी की झील है, डेगाना खारे पानी की झील है, पोखरण खारे पानी की झील है, बाप खारे पानी की झील है, कोछोर खारे पानी की झील है, नावा खारे पानी की झील है, पीथमपुर सीकर में पड़ती है, ये भी आपकी खारे पानी की झील है। जबकि मीठे पानी की झीलों की बात कर ले तो जय संबंध मीठे पानी की झील है, राज संबंध मीठे पानी की झील है, बाल संबंध मीठे पानी की झील है, आना सागर मीठे पानी की झील है, फतेह सागर आपकी मीठे पानी की झील है, फाय सागर मीठे पानी की झील है, उदय सागर आपकी मीठे पानी की झील है, पुष्कर मीठे पानी की झील है, कोलायत मीठे पानी की झील है, नक्की झील मीठे पानी की है, सीलीसेड मीठे पानी की है, पिछोला मीठे पानी की है, कायलाना मीठे पानी की है। तो मैंने आपकी सारी मीठे पानी की झील और खारे पानी की झीलें भी बता दी है, ये भी आपको याद रखना। राजस्थान की सबसे ऊंची झील की बात कर ले तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है। जबकि राजस्थान की सबसे नीची झील की बात करें तो तलवाड़ा झील है, जो कि आपके हनुमानगढ़ में पड़ती है, ठीक है। और राजस्थान की सबसे बड़ी झील की बात कर ले तो सांभर झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात कर ले तो सांभर झील है, कौन सी, सांभर झील है। जबकि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील की बात कर ले तो जयसमंद झील है, जो कि आपकी उदयपुर में पड़ती है। और राजस्थान की एकमात्र झील जिसका निर्माण देवताओं द्वारा किया गया तो वो आपकी नक्की झील है। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर नक्की झील का निर्माण किया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भोराट का पठार का फैलाव निम्न में से है, तो भोराट का पठार का जो फैलाव आपका कुंभलगढ़ से गोगुंदा, कुंभलगढ़ आपका कहाँ पड़ता है, राजसमंद में, गोगुंदा आपका उदयपुर में पड़ता है। क्लियर। ये राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। क्लियर। आपको याद रखना दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा जो पठार है वो आबू पठार है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैसा का पठार है राजस्थान में, जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ, ठीक है। जरगा जो चोटी पड़ती है ना वो भोराट के पठार पे ही पड़ती है, आपको याद रखना, ठीक है।
इसके अलावा एक अपना ऊपर माल का पठार है जो कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये बिजोलिया से लेकर बेसरोडगढ़ तक फैला हुआ है। बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर बेसरोडगढ़ चित्तौड़ तक फैला हुआ है। और ये ऊपर माल का जो पठार है ये अरावली का पार्ट नहीं है, ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, हाड़ौती के पठार जो कि मालवा का पठार का उत्तरी भाग है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सन 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो सन 2011 के अनुसार एक भी जिला राजस्थान का ऐसा नहीं है जिसने, ऑल ओवर लिंगानुपात की बात कर रहा हूँ मैं, शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर लिंगानुपात की बात कर रहा हूँ जिसमें 1994 पे अटक गया मामला। एक भी ऐसा जिला नहीं है जो 1000 क्रॉस है। अब अपन बात कर लेते हैं कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो 928 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 928। क्लियर। शहरी लिंगानुपात की मैं बात कर लूँ तो 914 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा हार्ड पेपर अगर बनाएंगे तो वो शहरी लिंगानुपात पूछेगा। ग्रामीण लिंगानुपात की मैं बात कर लूँ तो 933 है, आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी वो क्या करेगा, आपसे डिफरेंस पूछ लेगा कि शहरी लिंगानुपात और ग्रामीण लिंगानुपात में कितना डिफरेंस है, तो आप घटा दो। 933 में से 910, 6 और 3 कितना हो गया, 19 बिंदु का अंतर आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जैसा कि मैंने बता दिया आपको डूंगरपुर है, कितना, 994 है इसका। ठीक है, और इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो धौलपुर है, धौलपुर का कितना है, तो 846 है। आपको याद रखना है, ये 846 भी याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में सीधा डाटा देगा वो आपको। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका डूंगरपुर का हो जाएगा 994 महिला 1000 पुरुष, जबकि सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का हो जाएगा 846 महिला प्रति 1000 पुरुष। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो कुछ 4 जिले जो कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले डूंगरपुर, और जैसा कि आपको बताए थे डूंगरपुर का कितना है, तो 994 आपका। ठीक है, राजसमंद की मैं बात कर लेता हूँ। राजसमंद का कितना है, तो 990 आपका। ठीक है, राजसमंद की बात करता हूँ। पाली का कितना है, तो 987 है। कितना है भाई, 987। प्रतापगढ़ की मैं बात कर लेता हूँ, 983 है। कितना है भाई, 983। क्लियर हो गया। 4 जिले आपको याद रखना है, डूंगरपुर 994, प्रतापगढ़ 970, राजसमंद 990, प्रतापगढ़ 987। और उसके बाद आपका नहीं, मैं गलत बताया, एक बार वापस है। डूंगरपुर का 994, राजसमंद का आपका 990। ये जो पाली है आपका, ठीक है, ये प्रतापगढ़ नहीं, पाली का आपका हो जाएगा 987 और प्रतापगढ़ का आपका हो जाएगा 983। क्लियर। अब मैं आपको न्यूनतम लिंगानुपात वाले भी 4 जिला आपसे शेयर कर लेता हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में अगर क्रम पूछा जाए तो आप अच्छे से कर सको। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, धौलपुर की। धौलपुर का जो है वो 846 है, आपको याद रखना है। क्लियर। इसके बाद बात करेंगे जैसलमेर। जैसलमेर का 852 है भाई। कितना है, 852 है। जैसलमेर की बात कर लूँ करौली, करौली का 861 है भाई। करौली का कितना, 861 है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ भरतपुर, भरतपुर का 880 है। भरतपुर का कितना, 880 है। ठीक है, तो धौलपुर का आपका 846 हो जाएगा, जैसलमेर का 852 हो जाएगा, करौली का 861 हो जाएगा और भरतपुर का 880 हो जाएगा। सॉरी गाइस। इसके अलावा देखो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और बताता हूँ मैं आपको। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा, तो ये है पाली आपका। देखो ऑल ओवर में बात कर लूँ, शहरी लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात और राजस्थान के लिंगानुपात की, तो एक जिला ही ऐसा है जो 1000 से क्रॉस है, वो भी ग्रामीण लिंगानुपात में, पाली। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ सीधा आंकड़ा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ सबसे कम लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र में किसका है, तो वो बिल्कुल जो सबसे कम लिंगानुपात है वो धौलपुर का है, 841। कितना है भाई, 841 है। ठीक है, तो ये तथ्य आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट तथ्य थे, मैंने आपसे शेयर कर लिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। थार्नवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं, ये आपको बताना है। थार्नवेट के अनुसार पूछा है इसने। तो देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं थार्नवेट। तो थार्नवेट ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया ना, वो वाष्पोत्सर्जन, वनस्पति वाष्पीकरण और वर्षा और तापमान के आधार पर लिया है। जबकि इनने 4, राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा। सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो देखो सबसे पहला जो पार्ट आपका, ये आपका राजस्थान का मैप हो गया। राजस्थान के मैप में इसने बताया CAW, CAW जो है ना आपका, देखो ये आपका डूंगरपुर,
डूंगरपुर हो जाएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और पूर्वी दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, 3 जिले थे ये शामिल हो गए। इसके अलावा कोटा, बारा, झालावाड़ आपका शामिल हो गया। कोटा, बारा, झालावाड़ कौन सी जलवायु? CAW, ठीक है। CAW प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है, एक तो आपके दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कोटा, बारा, झालावाड़ में, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ DAW की। DAW जो प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो DAW प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है कौन कौन से में पाई जाती है, तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। देखो DAW जो पाई जाती है, एक तो आपका बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सिरोही, जालौर, अजमेर, चित्तौड़, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर, अलवर। ये DAW यानी उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश जो है ना राजस्थान में, थार्ड वेट के अनुसार सबसे ज़्यादा जलवायु पाई जाती है DAW, जो कि ऑप्शन में भी आपका इसका जो सही उत्तर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर 1 सिरोही, पाली, अजमेर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी DBW, कौन सी जलवायु? DBW जो जलवायु पाई जाती है बिल्कुल उत्तरी भाग गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर जिले और झुंझुनू का उत्तरी भाग इसमें शामिल होता है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू का उत्तरी भाग DBW यानी उत्तरी राजस्थान में जो जलवायु पाई जाती है थांडवेट के अनुसार वो DBW है। इसके अलावा अपन बात करते थे एड जलवायु का पाई जाती है आपकी EAD। देखो EAD ये जो आपकी जलवायु पाई जाती है, एक तो राजस्थान के जो मरुस्थलीय जिले हैं ना, बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर और दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर, बस 4 जिले आते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर पूरा शामिल है और पश्चिमी जोधपुर और दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर, ये 4 जिले जो आते हैं वो EAD प्रकार की जलवायु में शामिल है, यानी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु में शामिल है। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने आपको बता दिया। BWHW जलवायु प्रदेश कौन से जिले में आते हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसकी बात कर लेते हैं। देखो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की भी बात कर लेता हूँ। कोपेन ने भी राजस्थान को कितने जलवायु भागों में बांटा है? तो कोपेन ने जो बांटा है, पहले तो वनस्पति के आधार पर जलवायु वर्गीकरण किया है और ये 4 भागों में बांटा। BWSW प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है आपकी जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर हो गया, ठीक है। उसके अलावा BSSW की बात कर लूँ तो अर्ध शुष्क में बाड़मेर, जालौर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा CWG की बात कर लो तो पूर्वी मैदान में पाई जाती है। AW प्रकार की जलवायु की बात कर लो तो कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और इसके अलावा माउंट आबू में AW प्रकार की जलवायु आपकी पाई जाती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो उपोष्ण पर्वतीय वन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना। तो उपोष्ण प्रकार के जो वन पाए जाते हैं ना वो सिरोही में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं भाई? पर्वतीय वन सिरोही में पाए जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत है। तो मेवात क्षेत्र के जो प्रमुख संत है हरिदास, सुंदरदास, लालदास, नागरीदास। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लालदास जी की बात कर लेते तो लालदास जी का जन्म जो हुआ था ना 1540 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1540 में हुआ था। आपको याद रखना, इनका जन्म पूछा गया था एग्जाम में। और इनका जन्म जो हुआ था धौलीधूप अलवर में हुआ था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था चांदमल जबकि माता का नाम था समदा, ठीक है। लालदास जी जो थे मुस्लिम जाति के ये लकड़ा रहते हैं भाई। इनके गुरु की मैं बात कर लूँ तो गद्दन चिश्ती थे भाई। गुरु कौन थे? गद्दन चिश्ती थे, आपको याद रखना। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो नगला भरतपुर में हुई थी 1648 में। इनकी समाधि शेरपुर अलवर में बनी हुई है, ठीक है। और इनकी रचनाओं की मैं बात कर लूँ तो लालदास की वाणी और लालदास की चेतावनी, और ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो मेवात क्षेत्र में एक और संत है हमारे चरणदास जी। ये भी इनका संबंध भी मेवात से। इनका जन्म भी डेरा अलवर में हुआ था। इनके पिता मुरलीधर जी थे, माता इनकी कूजो देवी थी। बचपन का नाम चरणदास जी का जो था ना रणजीत था। ये सवाल एग्जाम में बन सकता है कि संत चरणदास जी का बचपन का नाम क्या था? रणजीत था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है, ठीक है। देख लेते हैं अपन। रणमल छंद के रचयिता है। तो रणमल छंद के जो रचयिता कौन आपको बताना है। तो रणमल छंद के जो रचयिता नरपति नाल है, श्रीधर व्यास, पद्मनाभ और सुंदरदास। तो इसके जो रचयिता वो कौन है? श्रीधर व्यास। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखो मैंने पहले बताया था चंबल नदी नहीं गिरती है, बनास भी नहीं गिरती, गंभीरी भी नहीं गिरती, लेकिन लूनी नदी जो है अपना पानी अरब सागर में ले जाती है।
और एक बार क्या सवाल था कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। एक तो आपकी माही थी, एक आपकी साबरमती थी, और एक और कौन सी नदी दे रखी थी, माही, साबरमती, और एक एक नदी और थी, कौन सी नदी थी, जाखम नदी दे रखी थी एक, और एक आपकी लूनी नदी दे रखी थी। तो लूनी नदी को सही उत्तर माना कि ये अपना पानी अरब सागर में नहीं ले जाती। तो आपको क्वेश्चन की सिचुएशन देखनी कि क्वेश्चन में पूछा क्या, उसके अनुसार उत्तर। वो क्वेश्चन डिलीट ही नहीं हुआ था, बिल्कुल सही था, उसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगी थी। तो क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। कभी तो कहता भी अरब सागर में गिरती है तब भी लूनी नदी सही हो जाती है, कभी पूछता नहीं गिरती है तब भी लूनी नदी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अरावली सरणी के निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ है, ये आपको बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल उदयपुर के कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच जो भोराट का पठार है, ये अरावली सरणी का उच्चतम पार्ट है, ये आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है। तो बिल्कुल चंबल नदी जो बहती है, एक तो बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ठीक है, ठीक है। तो इन जिलों में ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। तो अगला क्वेश्चन बनास बेसिन का विस्तार है, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और ऑप्शन नंबर 4 भी सही था, इसलिए बनास बेसिन वाले क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में सन 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किन जिलों की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर और न्यूनतम 10 की वृद्धि, तो गंगानगर की जो थी सबसे कम थी 10%, झुंझुनू की जो थी वो 11.7% थी, और मैं बात कर लूँ पाली की तो 11.9% थी, कितनी भी 11.9%। जबकि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर के वाले की बात कर लूँ तो बाड़मेर की आपकी 32.5 थी, जैसलमेर की आपकी 31.8 थी, जोधपुर की आपकी 27.7 थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ ऑल ओवर 10 की वृद्धि दर कितनी थी, तो ऑल ओवर 10 की वृद्धि दर जो थी वो 21.3 थी, आपको याद रखना कितनी भाई 21.3 थी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पापूजी के भोपों का वाद्य यंत्र है। तो पापूजी के जो भोपे हैं उनका वाद्य यंत्र है कौन सा है, बिल्कुल रावण हत्था, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ में शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, देखते हैं थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ऑप्शन दिख नहीं रहे। अलवर, धौलपुर, करौली, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना सवाई माधोपुर शामिल नहीं था भाई। अलवर भी था, धौलपुर भी था, करौली भी था, और इसके अलावा क्या था अपना, अलवर, भरतपुर इस भी शामिल था, ठीक है। चार ही मत्स्य संघ में 4 जिले शामिल होते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। सवाई माधोपुर का तो संबंध ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था 18 मार्च 1948 में हुआ था। मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, शोभाराम कुमावत, जबकि राज प्रमुख जो थे वो थे उदयबान सिंह, और राजधानी भी जो इसे बनाया था अलवर को राजधानी बनाया था। उद्घाटन जो किया था एनवी गाडगिल ने किया था। घाघरोन का किला किन नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ था, कालीसिंध, आहू, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भीम जी की डूंगरी है, तो भीम जी की डूंगरी बैराट में है भाई, बैराट जयपुर के अंदर भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, और एक कौन सी डूंगरी, अपनी 3 डूंगरियाँ है वहाँ, एक तो भीम जी की डूंगरी, एक महादेव जी की डूंगरी, एक बीजक की डूंगरी, ये 3 डूंगरियाँ स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। हाथ पर मेहंदी के मांडनों में लहरिया और घेवर मांडे जाते हैं, तो ये बिल्कुल ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, क्योंकि देखो दीपावली के अवसर पे भी होता है, गणगौर के अवसर पे भी होता, तो ये अलग अलग नहीं पूछा, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है। श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये आरएस में कम से कम, आरएस प्री और मेंस में 3 बार ये सवाल पूछा है, बार बार छपता है कि भाई जो पर्युषण पर्व है ना ये भाद्रपद मास में मनाया जाता है, कितने दिन मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। अब सीधा पूछा जाएगा कि 8 दिन मनाया जाता है, कितने दिन, 8 दिन, जबकि गणगौर कितने दिन मनाया जाता है, आपको याद रखना 18 दिन मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो बिल्कुल कोटा की सर्वाधिक साक्षरता दर है, कितनी है भाई 76.6, आपको याद रखना सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है, कोटा की है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन क्या है,
ख्याल शैली के गायक और रचनाकार मनरक किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो जयपुर घराने से इनका संबंध है मनरंग का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता? कोटा में भी नहीं होता, बूंदी में भी नहीं होता, ब्यावर में भी नहीं होता, अजमेर में भी नहीं होता। ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया। सीताबाड़ी का जो मेला आपका लगता है वो 12 में लगता है। कहाँ लगता है भाई? 12 में लगता है, ठीक है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है आपका? 12 में। तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया। हाल गुरु की उपाधि धारण करता था कौन भाई? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल 4, महाराणा कुंभा की जो उपाधि है हाल गुरु, चाप गुरु, ठीक है, अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है। तो ये सारी जो उपाधि है ना, वो किनकी है? तो वो बिल्कुल महाराणा कुंभा की है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात कर ले, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मारवाड़ यूथ लीग की जो स्थापना हुई थी 1931 में हुई थी, जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रंग महल स्थित है। तो रंग महल कहाँ स्थित है? तो रंग महल आपका बिल्कुल हनुमानगढ़ में स्थित है, ठीक है। हनुमानगढ़ की सभ्यता मैंने आपको कल बताई थी, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल, ये तीनों जो आपकी सभ्यता है वो जिनका संबंध है हनुमानगढ़ से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।